क्या हाल है भाई? ठीक है। कैसा चल रहा है? आज ये लोग कहाँ गए सारे? छुट्टी भाग गए? अच्छा है। जो भाग गए ठीक है, जो बचे हैं वो भी ठीक है। कोई नहीं, कल पूरा सिलेबस हम लोगों ने जो समझ लिया था, और आज हम लोग थोड़ी सी बात कि कैसे हम एथिक्स को डील करते हैं। और जब मुख्य परीक्षा में जब हम लोग जब बैठेंगे तो उसमें फिर हमें क्या देखना होगा, है ना? अभी हमारा पूरा अप्रोच, आप जानते हैं कि इस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो पहले तो लिखना आना चाहिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सारा एग्जाम आपके लेखन का है, और जिसको लिखना आ जाएगा वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। प्री क्या है? स्क्रीनिंग है। प्री क्या है? केवल छांटने का तरीका है कि भीड़ जो है वो भीड़ से अलग हटा के कुछ ऐसे लोग चुन लिए जाएं जिनको सामान्य जानकारी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, मतलब सामान्य जानकारी हो। अब फिर वहां परीक्षण होगा कि उनको लिखना आता है कि नहीं आता, इंटरलिंकिंग करना आता है कि नहीं आता। अब उस तरीके से आपको स्टार्टिंग से ही ये सोच के चलना होगा कि मुझे लिखने भी आना चाहिए। केवल तथ्यों का संग्रह नहीं करना है दिमाग में, केवल कि आप फैक्ट का संग्रह करते चलें, आपको लगे कितनी चीजें याद कर लेनी है, फिर वैसा अप्रोच है तो एसएससी, बैंकिंग और उस तरह के क्षेत्र में जाना ठीक रहेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा अपने ज्ञान को विस्तारित करने का, कुछ सोचने का एक विजन होगा, तब जाके आप इस परीक्षा में पास करेंगे। मुख्य परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा के लिए लगातार रोज लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। और अभी आप जो इथिक्स के पेपर में हैं, इथिक्स के पेपर में तो आप जानते हैं मेंस का पार्ट है ना? अब मेंस तक पहुंचने की लड़ाई भी कठिन है। अब पहले कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि प्री नहीं होगा सर तो मेंस की कहां से बात शुरू होगी, तो ये भी एक बात है। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आप सारे लोग प्री पास करेंगे। भाई मानने में मतलब मान लेते हैं, इसमें से ऐसा होगा कि लोग, देखो मेहनत करोगे तो पास करोगे, रोना रहोगे तो नहीं पास करोगे। क्योंकि प्री की पढ़ाई तो मुझे लगता है आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करती है। हम जब तैयारी करते तो मेंस की कोचिंग हुआ करती थी, प्री की नहीं होती थी। आज तो सब चीज की होती है, कोचिंग ही कोचिंग है। और बच्चा खुश है, कोचिंग में चलो कोचिंग कर लेंगे, आईएएस निकाल देंगे। आपको पहले खुद से कुछ चीजों को तैयार करने के लिए बैठना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्या है, क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू क्या है, फिर आप जाके बातें समझ पाओगे। अब हम लोग एथिक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझको ये भी डर लगता है कि आपको कितना मेंस समझ में आता है। जैसे मैंने 2 दिन की क्लास लेकर ये समझा कि अभी आपका लेवल थोड़ा सा डाउन है, तो मुझे बताते समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर यही कोई बच्चा मेंस दे रहा होता, उसके नंबर नहीं आ रहे होते, तो वो समझ पाता उस क्लास का महत्व कितना है, जो 2 दिन की बातें हमने रखी थी। क्योंकि उसने मेंस दिया, उसको समझ में आ गया कि लिखने में प्रॉब्लम होती है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि मेंस देने में क्या हमको चाहिए, हथियार क्या होने चाहिए, हमने उसी की चर्चा 2 दिनों में की है। और आज हम लोग थोड़ी सी बात इस पे करेंगे कि मेंस को अगर आप देखें तो किस तरीके से, इथिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से लिखें। हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप उनके जो पीवाईक्यू हैं वो जरूर देखें, प्री के भी और मेंस के भी। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको कहीं नहीं जाना, आप केवल मुखर्जी नगर की यात्रा करने आए, आप जाने वाले नहीं। अगर जाने वाले हैं
तो कोचिंग से आने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, आता क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं, ये करना आज से शुरू करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके प्री के क्वेश्चन, उसमें मेंस में कैसे आए, फिर आपका विजन बदलने लग जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक तो ऐसे पढ़ना चाहिए था, हम तो पढ़ गए केवल। तो फिर हम बेहतर से बेहतर होंगे तब जब हमें ये पता हो कि हमारी मंजिल कहां है और हमें किन किन रास्तों से होकर गुजरना है। सीढ़ियां आपको पता होनी चाहिए। और हम लोग डायरेक्ट जंप मारना चाहते हैं आईएएस या पीसीएस के, वो जंप अधूरी हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि होगा कैसे। तो यहां समझिए, जब भी आपको कोई भी आंसर लिखना है तो पहले तो ये करना है, सामान्य शब्दों का प्रयोग करना है। अभी इसी पे आएंगे, अभी इसमें जो स्टार्ट कैसे करें, अंत कैसे करें, हमारी क्लास में लिखना जरूर सीख जाओगे। मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं मेंस का टीचर हूं, मैं टीचर ही मेंस का। प्री की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सोच लो कैसे करोगे। मेंस में तो तुमको इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मेन पार्ट में क्या जाएगा, कंक्लूजन क्या जाएगा, अभी वो सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ज्ञान चाहिए। अब जैसे हम कहें कि सुलह कुल की नीति, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में अकबर की भूमिका को बताएं। अब आपके दिमाग में ही आ जाएगा कि अकबर की भूमिका भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे है। भाई, आपने पढ़ा ही नहीं उस एंगल से, आपको पता ही नहीं चलेगा। टिप्पणी आ गई कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है जहां से लोग एक हो सके, ये नहीं पूछेगा कि जहां से लोगों के बीच जो विभाजन पैदा हो जाए। अब एक मोटी सी बात यह है कि जब भी हम मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे तो हम हमेशा सामान्य शब्दों के साथ अपनी बात को शुरू करें। अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम शब्द, जो संस्कृत में शब्द होते हैं उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जब यूपीएससी अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करता है तो उन्हीं शब्दों में कर देता है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं, ये क्या लिखा है, क्योंकि ट्रांसलेशन वैसा ही किया जाता है। तत्सम शब्द आपको समझ में नहीं आते। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, तत्सम शब्दों से युक्त शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, और अधिकतर हमारी बात सबको समझ में आने योग्य। तद्भव, तद्भव शब्द जो संस्कृत से सरल होकर बने, उसमें भी हम देशज शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। देशज मतलब अलग अलग स्थानों के शब्द, जैसे कोई राजस्थान का है तो राजस्थान का शब्द नहीं डाल देगा, कोई बिहार का है तो बिहार का शब्द नहीं डाल देगा, एमपी का है तो एमपी का नहीं डाल देगा। उस एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी हम मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं, आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तद्भव शब्दों का प्रयोग करेंगे। तद्भव का प्रयोग, और ये शब्द कैसे हैं, संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उसका सरलीकृत रूप है। सरलीकृत रूप, सरल शब्दों से जैसे आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके उसी तरह से लिखे, आंसर में भी वैसे ही लिखे। ये मत सोचिएगा कि जो बुक में लिखा है वैसा ही लिखूंगा या मैं वैसे ही लिखूंगी ना, वो नहीं चाहिए यूपीएससी को। वो आपकी बातों को समझना चाहता है कि आपकी विचारधारा क्या है, और वो विचारधारा जैसे अभिव्यक्त हो पाए उन्हीं शब्दों में आपको अपनी बात को बयां करना है। ठीक है, और क्या हो, सरल हो, क्रमबद्ध हो। क्या हो, सरल हो,
अब लोग कहते हैं हमको लिखना नहीं आता, आज मैं वही पैरामीटर बता रहा हूं। सबसे पहले नीति शास्त्र की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिसको लिखना नहीं आता वो ये समझ ले लिखते कैसे हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल हो, क्रमबद्ध हो, मतलब सीक्वेंस वाइज, मोतियों के तरह से एक साथ जुड़ी हो माला के समान। ये नहीं कि एक बात यहां की उठाई फिर दूसरी उठा ली फिर तीसरी उठा ली फिर उसका कोई सीक्वेंस नहीं मिला। क्रमबद्धता हो और तथ्य आधारित हो, ऊट पटांग नहीं रखना है, तथ्य आधारित बात, तथ्य आधारित। लोग कहते भी है ना इसका क्या फैक्ट। हमने कहा कि वैश्विक हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कैसे सिद्ध होगा? हम ये बताएंगे कि उसमें क्या है, हमारे पास कोई भाई आपने कोई बात कही कि भारत जो भुखमरी में बहुत आगे है, तो फिर आपको आंकड़ा देना पड़ेगा कि वैश्विक हंगर रिपोर्ट में ये चीज, तथ्य, आंकड़े, क्रमबद्धता, सरलता, तद्भव, ये चीज आपको दिखे। इसके अलावा व्यवहारिक हो और मूल्य परक हो, जो आप लिख रहे हैं वो व्यवहारिक हो और मूल्य परक हो। आपकी बातों में सिद्धांत नहीं झलकना चाहिए, व्यवहार झलकना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता, क्योंकि आप सरकार को एडवाइस करेंगे। एडवाइस वही चीज होगी जिसको किया जा सकता, हाइपोथेसिस नहीं बताएंगे कि ये होना चाहिए, होगा ही नहीं वो। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक बात लिखिए और मूल्य परक, मूल्य उन्मुख होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? ये केवल इथिक्स में नहीं, हर जगह ये जाएगा, जहां लिखने बैठोगे यही तरीका होगा। जब भी आंसर लिखने बैठो, नहीं लिखना आता है कोई बात नहीं, लिख लिख के फेंक दो, एक दिन लिखना आ जाएगा। लिखते रहो, लिखते रहो। दूसरी बात, अगर आप देखें तो नीति शास्त्र के संदर्भ में देखें तो नीति शास्त्र में अगर आप देख रहे हैं इथिक्स में, तो मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को बताने से बचेंगे। अगर हम नीति शास्त्र के पेपर में, इथिक्स के पेपर में हमने आंसर लिखना शुरू किया, तो हम मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें इसमें अभी बीच में आएंगी, आप देखेंगे, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र के मूल सिद्धांतों को बताने से बचेंगे। क्या करेंगे? जैसे आपने सिद्धांत, आपको पता चल गया उपयुक्ततावाद, जो बेंथम का, मिल का, अरस्तु का कोई सिद्धांत, आपने जो सिद्धांत नहीं व्यवहार बताइए उसको जोड़ के आज के समय एथिक्स में खूब नोट्स, खूब बुक्स हैं, और आप देखेंगे कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है सबसे पहले सिद्धांत ही पढ़ के रख लेता है, उसको लगता है खत्म एथिक्स, अब फिर नंबर नहीं आता। ये यहां समझना पड़ेगा कि इस पेपर में एथिक्स में आपको मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र के जो सिद्धांतों को पूरी तरह से उड़ेलने से बचना है। तो करना क्या है? हमें यह बताना है कि प्रशासन में उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है, यह बताना है। प्रशासन में उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसा, प्रयोग कितना है।
व्यवहारिक प्रयोग, ज्ञान सारा हो लेकिन ज्ञान व्यवहारिक ना हो तो ऐसा ज्ञान अंधा है। किताब पढ़ के कुछ लोग अपना शासन चलाते हैं, ऐसे लोग अंधे। किताब पढ़ के नहीं चलता, कभी कभी व्यवहार में भी आना पड़ेगा, व्यवहार की चीजों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें इसके जो प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग और नैतिक औचित्य को भी देखना पड़ेगा कि इन विषयों को हम पढ़ रहे हैं तो उसका नैतिक औचित्य क्या है। औचित्य मतलब क्यों पढ़ें इसको, क्यों? क्योंकि हम अच्छे होने चाहते हैं। तुम पेपर पास होने के लिए पढ़ना चाहते हो, अरे आगे भी कुछ करोगे कि केवल पेपर ही पास करोगे? बड़ी समस्या, ये संकट के बादल। देखो यार, आशा की एक एक ज्योति जो है हमेशा जला के रखनी चाहिए। अंधेरा जो बहुत घना है, ये मान लिया, अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना है? मना है? भीड़ बहुत है, ये मान लिया कि भीड़ बहुत है, लेकिन हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें किसने रोका है? एक बच्चे ने बोला बड़ा कंपटीशन है, उसको फोर्स में जाना था, तो उसने कहा कि सर बड़ा कंपटीशन, कोई बात, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन वो जब गया मैदान में एकदम सुबह 3 बजे तो कोई नहीं था, तो उसने कहा कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऐसे ही यहां भी है, लग रहा है सब पढ़ रहे हैं तुम्हारे अगल बगल, पढ़ कोई नहीं रहा। लग भर रहा है, पढ़ने वाले तो एक अलग ही स्थिति में हो जाते हैं थोड़े समय के बाद, उनको पता रहता है कि अब ठीक हो रहा है, अच्छा लगने लगेगा। जिस दिन आप अच्छे से पढ़ने लगोगे ना, अंदर से अच्छा लगेगा, कोई आपको निगेटिव नहीं कर पाएगा। जो निगेटिव करेगा वो खुद ही हट जाएगा, कहेगा भाई इससे बात मत करो, पागल है ये। आप जब अभी तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो यहां यही बात मैं कह रहा हूं कि इसका प्रशासन में व्यवहारिक प्रयोग कितना है, इसका नैतिक औचित्य। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें वहीं पे आपको आंसर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे देखेंगे उससे। और क्या देखेंगे आप? इसके अलावा उत्तर लिखते समय आप हमेशा प्रासंगिक उदाहरण देंगे, डायग्राम देंगे और उसे समसामयिक विषयों से जोड़ेंगे। 3 बातें यहां पे क्या करेंगे? प्रासंगिक उदाहरण देंगे। उत्तर जब भी लिखेंगे, उत्तर लिखते समय इस क्लास के बाद अगर किसी ने कहा कि हमको लिखना नहीं आता, तो फिर ठीक नहीं होगा। इसको कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं कि आपको मेरे आने से कुछ फायदा मिल जाए। मुझे नहीं पता कि और आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो उससे आपको इतना फायदा जरूर मिल जाए कि आप ये समझ पाए लिखते कैसे हैं और क्यों हमें और अच्छे तरीके से लिखने की जरूरत है। उत्तर लिखते समय हमको क्या करना चाहिए? प्रासंगिक उदाहरण, प्रासंगिक उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। का प्रयोग, कोई जो डायग्राम बना पाए तो डायग्राम भी बना दे। बहुत सारे लोग डायग्राम बनाते हैं, ऐसे करके कोई बना देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई ऐसे करके बना देता है, ऐसे ऐसे, है ना? सब तो तरीका है, अंडरलाइन करना, सजाना, क्योंकि आप वहां होते नहीं, आपकी कॉपी होती है, प्रेजेंटेशन का तरीका है। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है वो नंबर पाता ही पाता है। एग्जामिनर भी कॉपी चेक करता है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उसकी कॉपी ऊपर ही चेक कर देता है। जिसकी गड़बड़ है, वो ब्राह्मी लिख रहा है, तो पहले उसको नीचे कर देता है, फिर चाय पीता है, अब फिर थोड़े समय के बाद अपना दिमाग लगा लगा के पढ़ता है, और उसके बाद उल्टा पलटा लिखा है तो कहता है यार तुमने क्यों मेंस दिया, तो नाराज हो जाता है। अब ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे कि 6 मेंस दिया, 4 मेंस दिया, मेरा हुआ नहीं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का खेल समझा नहीं आपने।
वहां आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, कॉपी रहेगी, वो खुद ही बोलेगी चीख चीख के कि मैं हूं, और अच्छा जिसने लिखा वो सेलेक्ट होगा। तो यहां आपको ये बात देखनी पड़ेगी, क्या उदाहरण, डायग्राम और करंट समसामयिक विषयों से जोड़ा जाए। इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर से जोड़िए। अब लोग कहते हैं न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, हम जोड़ ही नहीं पाते। नहीं जोड़ पाएंगे आप, आपको पता ही नहीं कुछ, तो क्या जोड़ेंगे। पढ़ते समय ये पता चलना चाहिए कि ये चीज पेपर 4 में जाएगी, ये चीज पेपर 3 में जाएगी, ये चीज पेपर 2 में जाएगी, ये चीज पेपर 1 में जाएगी। आज के बाद जाने के बाद सब अपना मेंस का सिलेबस देखोगे और बार बार देखोगे। जब भी पढ़ोगे तो सिलेबस के साथ पढ़ोगे, तो आपको थोड़े समय में समझ में आने लगे, अच्छा ये चीज ऐसे भी देखना है हमें, जो सिलेबस तो हमारा किसी बात को बोल रहा है। तो हम इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। और क्या होगा, इसके अलावा जहां तक संभव कोई सरकारी नीति हो, योजना हो, पहल हो, उसका उल्लेख अपने उत्तर में करें। क्या करेंगे, सरकारी नीति, योजना, कोई वैश्विक पहल हो, इन सब का उल्लेख करोगे। जैसे अभी आदिवासियों के लिए, कल ही आपने न्यूज़पेपर में देखा, उनके लिए बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है। 25,000 करोड़ का एक पूरा प्रोजेक्ट है, कई मंत्रालयों को एक साथ किया गया है। अब इसका उल्लेख, वो आपसे सीधे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन आप वहां पे उल्लेख करेंगे। ये है इंक्लूड करना नॉलेज को। आपका नॉलेज है, अब इस्तेमाल कहां होगा ये यहां से पता चलेगा कि कोई भी योजना हो, सरकारी नीति हो, पहल हो, और अगर उससे संबंधित ऐसा पूछ रहा है जहां पर यह लगता है कि इस बात को रखने से हमारा उत्तर और प्रभावशाली बन सकता है, तो हम उसे रख देंगे। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इस तरीके से हमें इसे देखना। और इसके अलावा कोई महान नेता, कोई प्रशासक, कोई सुधारक, कोई नैतिक विचारक, कोई भी हो, अगर उसने कुछ कहा है, उसके विचारों को कोट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए जो लालच पे लिख रहे हैं, तो लालच पे हमने महात्मा गांधी को कोट कर दिया। महात्मा गांधी जी ने एक बार इसी बात को लेकर कहा था कि ये प्रकृति सबका पेट भर सकती है, लेकिन एक लालची व्यक्ति का पेट नहीं भर सकती। महात्मा, आपने अपनी बात रख दी और वहीं पे आपने एक विचारक को भी रख दिया जिनकी बहुत वैलिडिटी है। मतलब गांधी मतलब वैलिडिटी, वैधता। आपकी बात की वैलिडिटी हो या ना हो, लेकिन उनके बात की वैलिडिटी है बहुत ज्यादा। आप कितना भी अच्छा विचार रख दें, आपके विचार से हो सकता है एग्जामिनर जो डिनाई कर जाए, लेकिन आपने अपने विचार के साथ महात्मा गांधी को कोट कर दिया कि वो भी ये कहते हैं, तो फिर एग्जामिनर हिल नहीं पाएगा आपकी बातों से। नैतिकता तीनों काल में एक ही है, भूत भविष्य वर्तमान, नैतिकता पर कोई भी आक्षेप नहीं लगेगा। इसीलिए इंटरव्यू में वो आपको डायलेमा में डाल देते हैं, ऐसी कंडीशन खड़ा कर देंगे जहां पर आप वहीं उनके सामने फंस जाएंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तो अब ये नहीं तो ये करना चाहिए। तो आप कहते हैं हाँ करना चाहिए, हो गया। तो यहां समझने की जरूरत है किस तरीके से हमें अपने आंसर में, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो बड़ा विचारक हो, चाहे वो समाज सुधारक हो, अगर आप महिलाओं के विषय पर लिख रहे हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपको याद आने चाहिए। आपको भाई बहुत सारे, ज्योतिबा फूले याद आनी चाहिए, आपको सब याद आने चाहिए। जब याद आएंगे अपने आप 2 नंबर बढ़ जाएगा, आंसर 1 नंबर बढ़ जाएगा। पढ़ाया आपने हिस्ट्री में उसको, लेकिन यूज होगा यहां भी।
ये तरीका हमें रखना होगा। इसके अलावा हमेशा ये प्रयास करें कि प्रश्न क्या पूछा गया है उसके अनुरूप आप आंसर लिखने का प्रयास करें। या तो जो पॉइंट फॉर्म में लिखें, यहां पे समझने की जरूरत है कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर लिखें। कैसे? या तो आप उसको लिख दें जो पॉइंट में, या छोटे छोटे पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ की आखिरी लाइन अगले पैराग्राफ की पहली लाइन से लिंक करनी चाहिए। ध्यान समझ लो, पैराग्राफ एंड होगा, उसकी आखिरी लाइन अगले पैराग्राफ का आधार बनाने वाली लाइन होगी, और निष्कर्ष तक जाते जाते कहीं से भी आंसर टूटना नहीं चाहिए। और यही सबसे बड़ा काम है आंसर राइटिंग, जिसमें लोगों को सबको लिखना आ जाएगा, लेकिन यहीं पे सभी लोग, कुछ लोग उलझ जाएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, इसका मेन पॉइंट कैसे लिखें, और इसका कंक्लूजन कैसे लिखें। यही मेन दर्द है, यही मुख्य समस्या है, और हम कैसे इसको ठीक करें। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा जो सामान्य शब्दों का प्रयोग न करें जो आम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, जैसे अबे तबे। अरे जैसे मान लीजिए कि आपने बोला लगभग, जिन शब्दों से बहुत अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये लग रहा है कि आप अदूरदर्शी हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको ही कंफ्यूज कर रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग उत्तर में लिखने से बचें। जैसे बिल्कुल सामान्य शब्द जो होते, जो आपसी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, उन शब्दों को लिखने से बचना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, ये सब नहीं लिखना है। हम क्या जानते हैं? हमको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? आप आंसर पे आइए सीधे। ये नहीं लिखना है जैसा कि हम जानते हैं, गौरतलब है। आप नेता नहीं है कि जो गौरतलब बोलेंगे। राजशेखर, समझ में आ रहा है? लोग लिखते हैं आंसर में कि मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है, ये तो निष्कर्ष में मोटे तौर पर, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग लगभग, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल आंसर में करने से बचेंगे हम। और उत्तर को ना आने के बाद बहुत विस्तार नहीं देंगे। नहीं आता, लोग कहते हैं छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ लिख ही दिया जाए। पहला क्वेश्चन आपने ऐसा लिख दिया, एग्जामिनर ने आपका पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसी पे आपकी पूरी कॉपी चेक हो। ना आए तो क्षमा मांग लीजिए कॉपी से, कहिए कि मुझे नहीं आता, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। गलत लिखने से परहेज करेंगे, गलत जानकारी देने से बचेंगे, क्योंकि उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। ये चीज यहां पे समझना हो। जो चीजें प्रासंगिक नहीं है उनका उल्लेख नहीं करेंगे। ये तो हो गई जो दवाई आप अभी खाने जाने वाले हैं, उसके लिए पहले से जो बचाव की प्रक्रिया क्या होगी, हम किस तरीके से लिखें। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब नीति शास्त्र, कॉपी खोलिए सारे लोग, और थोड़ा सा नीति शास्त्र, क्योंकि अब बोलने से ज्यादा कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कई दिन से लिख नहीं रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। और आज हमने यही कहा कि भाई आज नहीं लिखाएंगे तो ये सोचेंगे कि कुछ नहीं लिखाएंगे सर, ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहले एक जो परिभाषा हम लोग जो नीति शास्त्र की एक बार लिख लेंगे, बीच बीच में आपको समझाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, एक हेडिंग बनाइए, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र तो किससे निकला ये? एथिक्स। किससे निकला है? एथिक्स। और अगर आप देखें इसको और तोड़ दें, इथोस।
एथिक्स, इथोस। लिखिए एक लाइन। नीति शास्त्र का अर्थ रीति रिवाज है। नीति शास्त्र का अर्थ रीति रिवाज है जो एथिक्स के इथोस से बना है। नीति शास्त्र का अर्थ रीति रिवाज है जो इथिक्स के इथोस से बना है। इथोस से बना है। अगला पॉइंट बनाइए। समाज में रहने वाले लोगों के हित, समाज में रहने वाले लोगों के हित और आकांक्षाएं, समाज में रहने वाले लोगों के हित और आकांक्षाएं अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके हितों में संघर्ष भी होता है, उनके हितों में संघर्ष भी होता है। अतः समाज के विकास के लिए हितों के बीच सामंजस्य, अतः समाज के विकास के लिए हितों के बीच सामंजस्य। सामंजस्य कैसे लिखते हैं भाई? सामंजस्य आवश्यक, जो सामंजस्य आवश्यक है जिससे संघर्ष समाप्त हो पाएगा, जिससे संघर्ष समाप्त हो पाएगा। इसके लिए समाज में कुछ नियम, निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए समाज में कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और उन नियमों को मानना आवश्यक होता है, और उन नियमों को मानना आवश्यक होता है। मानना आवश्यक होता है। इन्हीं नियमों को नीति शास्त्र कहते हैं। इन्हीं नियमों को नीति शास्त्र कहते हैं। इन्हीं नियमों को नीति शास्त्र कहते हैं। कोई नहीं। इन्हीं नियमों को नीति शास्त्र कहते हैं। तो क्या समझ पाए आप नीति शास्त्र? जैसे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। दो व्यक्ति हैं ए बी। ए बी के बीच अच्छे संबंध हो, सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। अब उनके अलग अलग हित भी हैं। अब अलग अलग हितों को एक साथ लाना है तो कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो दोनों को मान्य हो, तो संबंध अच्छे होंगे। मतलब ए और बी के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करने के लिए उनके संबंधों में समन्वय की जरूरत है कि एक ऐसे निश्चित नियम हो जो दोनों के लिए अनिवार्य हो, दोनों उन नियमों से हट ना पाए।
और उसके लिए ही नीति शास्त्र या रीति रिवाज, इसी को हमने एक शब्द और रखा, रीति रिवाज भी कहते। तो यहां रीति रिवाज या नीति शास्त्र की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि दो व्यक्ति के हितों में टकराहट होती है, दो व्यक्ति आपस में सामंजस्य नहीं बिठाते, और उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए और समाज के विकास के लिए एक ऐसी परिस्थिति चाहिए, ऐसे नियम चाहिए जो सबका साथ और सबका विकास कराते। यह है नीति शास्त्र, यही आपने लिखा है। उसको हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या लिखा क्या है। तो नीति शास्त्र की जरूरत क्यों है? क्योंकि समाज में संघर्ष न हो, लड़ाई न हो, मारपीट न हो, झगड़े न हो, दंगे न हो, फसाद न हो, और समाज एक समरसतापूर्ण बन सके, सबके लिए बराबरी वाला बन सके, और जब समाज के सभी सदस्यों के हितों को हम ठीक रख पाए, इसीलिए हमें ऐसे नियमों की जरूरत है जो सबके लिए अनिवार्य हो और सब उसका पालन करें। एक दो लाइन और लिखो इसी में, अगला पॉइंट बना के। समाज का विकास, समाज का विकास तभी हो सकता है, समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज में संघर्ष न हो। समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज में संघर्ष न हो और सभी लोग सामंजस्य पूर्वक जीवन जिए, और सभी लोग सामंजस्य पूर्वक जीवन जिए। यह उसी समय संभव है, यह उसी समय संभव है, यह उसी समय संभव है जब समाज के सभी सदस्यों के हित, जब समाज के सभी सदस्यों के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए, समाज के सभी सदस्यों के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए। इसके लिए ऐसे नियम निर्धारित किए जाएं, इसके लिए ऐसे नियम निर्धारित किए जाएं जिसका पालन, इसके लिए ऐसे नियम निर्धारित किए जाएं जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो। क्यों भाई, समझ में आ गया क्या है नीति शास्त्र? हाँ, अरे भाई संघर्ष, किस तरह के संघर्ष की बात कर रहे हो? हितों का संघर्ष होगा तो कैसे विकास कर पाएंगे? नीति शास्त्र क्या है? जो परिभाषा आपको लिखाई, उस परिभाषा के तहत उसमें आपने देखा कि जब समाज का विकास, एक बेहतर समाज तब बन पाएगा जब सभी समाज के सदस्यों के हितों के बीच में सामंजस्य हो। तो सामंजस्य का मतलब क्या है? शांति हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, और कुछ ऐसे नियम हो जो सबके लिए अनिवार्य हो जिसका पालन करना, नहीं तो एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति का विनाश कर देगा। आपके अधिकार से दूसरे के अधिकार भी छीन लिए जाएं, ऐसा विकास तो नहीं चाहेंगे ना। इसीलिए हमने सबके लिए नियम बना रखे, वही नैतिक संहिता, वही नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है अभी की परिभाषा के हिसाब से? नीति शास्त्र वो नैतिक नियम है जिसके तहत समाज के अलग अलग हितों को एक साथ लाकर सबके लिए एक सार्वभौम नियम बनाया जाएगा जिसको मानना सबके लिए जरूरी है। क्या बात समझ में आ गई? ये है नीति शास्त्र। अब यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, नैतिकता के बिना क्या समाज का विकास हो पाएगा? प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं,
नैतिकता के बिना क्या समाज का विकास हो सकता है? टिप्पणी करें। नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बड़े हो जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह समस्या, इसीलिए समाज में नैतिकता की बात आती है, नीति की बात आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नीति शास्त्र क्या है, किस तरह का विज्ञान है, या विज्ञान है या आदर्श है, क्या है नीति शास्त्र? बहुत सारे लोग आपको, अरे नैतिकता की बातें बहुत होती रहती। अब इसको भी समझने की जरूरत है। तो एक बात समझना पड़ेगा कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। क्या होना चाहिए और हम क्या हैं। राम आदर्श हैं, लोग कहते हैं राम जैसा बनना चाहिए, लोग कहते हैं जो सीता जैसा बनना चाहिए, वो आदर्श है। लेकिन आदर्श भी हमारे लिए हो सकते हैं संभव, अगर हम उनको थोड़ा सा भी फॉलो कर लें तो आज की दुनिया में जिस तरह की अनैतिकता फैली है, हम उनसे बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि नीति शास्त्र एक आदर्श है, एक आदर्श मूलक विज्ञान है। और क्या है? यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। अभी दो बातें लिखेंगे भी, पहले समझ लो क्या करता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण, जैसे हम सभी समाज में हैं, हमारे सभी के आचरण का मूल्यांकन कौन करेगा? एक तो ये खाओ पियो मौज करो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ एकदम जो है मजा आ रहा है। लेकिन इससे जिंदगी तो नहीं पार होगी, खाओ पियो मर जाओ। भाई एक व्यक्ति ने कहा कि 80 साल का मैं हो गया हूं, लेकिन मेरा तो इस दुनिया से मन ही नहीं भरता। नहीं भरेगा, क्योंकि मन तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं। मन तो रोज कहता है कुछ और, कुछ नया। कुछ नए के चक्कर में बहुत सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में। अब यहां समझना पड़ेगा कि आपके कर्मों का, आप जिस समाज में रहते हो, यहां पर आपके जो आचरण है उनका मूल्यांकन करेगा नीति शास्त्र। मतलब आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो आपके सामने रखेगा। इसके अलावा नीति शास्त्र आपके ऐच्छिक कर्मों को आंकता है। अनैच्छिक कर्म क्या है? आपके दिल की धड़कन चल रही है, हमारी सांस चल रही है, छींक रहे हैं हम, ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, छींक आ गई तो आई जाएगी। नीति शास्त्र अनैच्छिक कर्मों पर कोई भी कुछ नहीं करता। नीति शास्त्र ऐच्छिक कर्मों पर, जो आप समझकर काम कर रहे हो, उस पर बात करता है। यह समझने की जरूरत है कि यहां यह समझना पड़ेगा कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। पहली चीज तो यह हो गई। दूसरी बात क्या है? यह क्या करता है? समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। तीसरी बात क्या करता है? कर्मों का, आपके ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। तीन बातें नोट करो वहां अगले पॉइंट बना के। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। अगला पॉइंट, यह हमारे ऐच्छिक कर्मों का मतलब क्या है? जो हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, यह हमारे ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। यह हमारे अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता। अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं। अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। ऐच्छिक कर्म का मतलब क्या है? ऐसे कर्म जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको हम अपनी समझ से करते हैं। नीति शास्त्र
आपके उन कर्मों को देखेगा जो आपने समझ कर कर दिया, उन कर्मों को बिल्कुल नहीं देखेगा जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। क्या क्लियर? अंडरलाइन कर देंगे वहां कि यह समझना पड़ेगा नीति शास्त्र का मूल्यांकन का एरिया क्या है, ऐच्छिक कर्म है, और उन नियमों से आपको वह संचालित करेगा जिससे समाज में व्यवस्था हो, जिससे समाज में सामंजस्य हो। यह चीज यहां देखनी पड़ेगी। अब मैं आपसे दो बातें पूछता हूं। क्या आदतवश किए गए कार्य का मूल्यांकन नैतिकता करती है? क्या आदतवश आप कोई काम करते हैं, आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उस कार्य का मूल्यांकन नैतिकता करती है? करती है। अगर आपने आपके अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नैतिकता करती है? नहीं करती। अब यहां ये बात है, यहां पर एक बार जैसे मैंने एक प्रश्न आपके सामने रख दिया, नैतिकता किन कर्मों का मूल्यांकन करती है? टिप्पणी करें। एक प्रश्न लिखो वहीं, नैतिकता किन कर्मों का मूल्यांकन करती है? मैं प्रश्न भी लिखते चलेंगे, ऐसे ही जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं ना, छोटा छोटा प्रश्न आप लोग अपने पास से लिखना शुरू करो। नैतिकता किन कर्मों का मूल्यांकन करती है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। नैतिकता किन कर्मों का मूल्यांकन करती है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 2, नैतिकता के बिना समाज का विकास कठिन है। नैतिकता के बिना समाज का विकास कठिन है। टिप्पणी करें। आ रहा है मजा? ऐसे ही लिखना होगा प्रश्न, और फिर उसमें बीच बीच में हम लोग देख रहे हैं, फिर इस तरीके से हम लिखने की भी बात सोचेंगे। नैतिकता के बिना समाज का विकास कठिन है। कितने वर्ड में लिखो? 150 शब्द में लिखो, 150 में। अपने से लिखना है, किसी को कुछ नहीं उसमें देखना, अपने से सब लिखो, जितना जिसको आता है, जितनी बुद्धि काम करती है। आपने परिभाषा लिख लिया, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं चेक करेंगे भाई? चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, ठीक है? एक प्रश्न और लिखो, उस पे फिर आगे उसी पे बात करेंगे। नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। आपके अनुसार आदर्श के निर्धारण के क्या मानक होने चाहिए? नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। आपके अनुसार आदर्श के निर्धारण के क्या मानक होने चाहिए? क्या मानक होने चाहिए? अब जो आदर्शवादी नहीं होगा वो क्या ही मानक बताएगा, जिसने कभी एथिक्स पढ़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई गए पेपर नहीं है, इसमें आपकी समझ, इसीलिए जितना आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, जितना आपके दिमाग में बातें जाएंगी ना विचारों के तहत, उतना ही आप इस पेपर में इजी गोइंग होंगे। और अगर आपने इसको रटने का प्रयास कर दिया तो फिर फंस जाओगे। तो रटना नहीं है इसे। अब समझने की बात है। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर प्रारूप बता रहा हूं। क्या बताएंगे? सबसे पहले आप ये बताएंगे कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थ पता है? अभी बताया। कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या है, ये बता दीजिए। फिर क्या बताएंगे? आदर्श विज्ञान है तो कैसे। नंबर 2, आदर्श विज्ञान किस प्रकार। आदर्श विज्ञान किस प्रकार। फिर तीसरी बात, आदर्श के निर्धारण के मानक।
आदर्श के निर्धारण के मानक। चौथी बात, निष्कर्ष, खत्म। प्रश्न उठाओ, देखो। ऐसे लिखते हैं। इसी के लिए हम सोचते हैं कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखे, भैया कोई बता दे हमको। यही तरीका है, इसी तरीके से लिखा जाता है। कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। प्रश्न ऐसे ही सहजता से पूछे जाते हैं और इसी तरीके से आपको लिखना होता है। एक आंसर लिखो, इसको मैं लिखाता हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि थोड़ा सा एक आंसर फॉर्मेट स्टैंडर्ड मानक क्या है। नहीं, वही लिख दो। एक लिख लो, फिर लिख के ले आना। अभी तो बहुत, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और दिए ना, उसको लिखो। अभी तो क्वेश्चन की कमी यार, रोज 2-4 क्वेश्चन देखे जाएंगे, चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है। हाँ तो ठीक है, लिखो। जो 550 में नहीं लिखना है भाई। हाँ, वो सारे क्वेश्चन जो है 150 में लिखो, और ये वाला क्वेश्चन में जो 250 शब्द में आपको लिखा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखवा, लिखिए। नीति शास्त्र, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, नीति शास्त्र एथिक्स का, एथिक्स का, नीति शास्त्र एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है। नीति शास्त्र एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है जो इथोस से बना है, जो इथोस से बना है। इसका अर्थ है रीति रिवाज, इसका अर्थ है रीति रिवाज। अर्थात, अर्थात ऐसे रीति रिवाज, अर्थात ऐसे रीति रिवाज जिसका अनुपालन करके, ऐसे रीति रिवाज जिसका अनुपालन करके समाज के विभिन्न हितों के बीच, समाज के विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध, सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखा जाता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखा जाता है। एक भी शब्द न इधर न उधर। नंबर 2, आदर्श विज्ञान कैसे। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे, अगला पैराग्राफ बना दीजिए। नीति शास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में, नीति शास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। इसमें पहला पॉइंट, यह विज्ञान है, यह विज्ञान है क्योंकि यह हमारे आचरण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है, क्योंकि यह हमारे आचरण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। आचरण का मतलब क्या है, कर्म। यह हमारे आचरण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। इसी में अगला पॉइंट, आदर्श है, अगला पॉइंट, आदर्श है क्योंकि यह हमें बताता है कि, आदर्श है क्योंकि हमें यह बताता है कि, बताता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। यह बताता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे संघर्ष
समाप्त हो और समरस जीवन हो, जिससे संघर्ष समाप्त हो और समरस जीवन। पॉइंट नंबर 3, आदर्श के निर्धारण के मानक। आदर्श के निर्धारण के मानक। इसमें पहला पॉइंट, यह व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का समन्वय करता है। यह व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित का समन्वय करता है। अगला पॉइंट, समाज की संस्कृति के, अगला पॉइंट इसी में ही, समाज की संस्कृति के अनुरूप हो, समाज की संस्कृति के अनुरूप हो, जिससे संस्कृति का भी विकास हो सके। समाज की संस्कृति के अनुरूप हो, जिससे संस्कृति का भी विकास हो सके। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य समावेशी विकास और सतत विकास के अनुरूप। लोकतांत्रिक मूल्य समावेशी विकास और सतत विकास के अनुरूप। अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय को प्रदान कर सके। सामाजिक न्याय को प्रदान कर सके। अगला पॉइंट, गरिमा के अनुरूप, गरिमा के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति की, जो गरिमा को वहां से हटा देना, कानून के अनुरूप, वहां लिख देना जहां पे आपने गरिमा लिखा वहां लिखना कानून के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, कानून के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व को बढ़ाने वाला, गरिमा और बंधुत्व को बढ़ाने वाला। और आखिरी पॉइंट, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। अब इस बात को समझिए, आदर्श क्या होता है? मतलब नीति शास्त्र एक आदर्श के निर्धारक, अगर हम ये कहें कि आदर्श का क्या मानक होना चाहिए, तो मानक ये है कि व्यक्तिगत हित और जो सामाजिक हित है दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करें। पहला मानक तो यही है। मानकीकरण का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉलो कराना कि 24 कैरेट सोने का मूल्य हर जगह एक ही है, एक मानक देना। तो हम यहां यही बात कह रहे हैं, मानकीकरण के प्रयास में क्या बात हो रही है। तो पहली चीज तो ये है। और दूसरा, समाज की संस्कृति के अनुरूप, मतलब जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति से हमारे आचार विचार बनते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन्हीं विरासतों को हम लेकर चलते हैं। तो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो, जिससे हमारी संस्कृति का विकास हो सके। हमारी संस्कृति से बाहर नहीं हो सकता कोई नियम, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नैतिक नियम नहीं बन सकता। हजारों साल से भारत की संस्कृति अबाध गति से चल रही है और हर समय की पीढ़ियां उसका संरक्षण करती हैं। तो
ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य का भी संरक्षण हो। और क्या है इसके अलावा? लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देने वाला। लोकतंत्र में क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात है। ये बोलने की बात नहीं है, वैसे आचरण में भी लाना पड़ेगा कि जैसे आप अपने साथ जो व्यवहार चाहते हो, क्या वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो? अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं आप और दूसरों के लिए नहीं चाहते, इसका मतलब कि अभी समस्या कहीं ना कहीं है। तो यहां ये यही बात रखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास, सबका, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी जो अलग अलग जो समूह हैं उनका विकास होना चाहिए। समावेशी विकास को जो बढ़ाने वाला हो। सतत विकास नहीं, जो सतत विकास का मतलब यह है कि आप ऐसा विकास करिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपको छोड़ के जाए। ऐसा विकास मत करिए कि आप सब खा पी के खत्म कर दें और वो लोग आके यहां पे मरने लग जाए। सतत विकास की बात रखिए, ये चीज यहां पे कर। और क्या है? कानून के अनुरूप हर व्यक्ति चले, कानून का शासन। कानून का शासन नहीं होगा, आपको पता है क्या हो जाएगा? पहले जंगल राज था राजाओं के समय, उनके हर चीज उनके हिसाब से चलता था। कानून के सामने सब बराबर है। अब उसमें भी दुरुपयोग हो सकता है। आपने कहावत सुनी होगी कि अगर अपना कोई कोतवाल हो जाए तो फिर डर काहे का? यह भी समस्या है। अगर आप कहीं मजबूत हो जाएं फिर आप समस्या पैदा कर देंगे। कानून के शासन का मतलब है कि कानून निष्पक्ष होगा, कानून सबके लिए होगा, यह मानक है। लेकिन जब व्यक्ति मूर्ख टाइप के जो लोग बैठते हैं, फिर वो कानून के इस मानक को बदलते हैं, कानून को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और उसके बाद जो वास्तविक उद्देश्य होता है कानून का, वो खंडित होता है। तो यहां यही बात की जा रही है कि कानून के अनुरूप हो और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। और प्रत्येक व्यक्ति गरिमा क्या है? हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। दुनिया में छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति, सबको सम्मान चाहिए। सम्मान सबका होना चाहिए। और लोकतंत्र की यही खासियत है कि सबका सम्मान। मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका में झाड़ू लगाने वाले का भी सम्मान है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। भारत में झाड़ू लगाने वाले को देखिए, यहां तो तब भी शहरों में ठीक है, जो गांव में देखिए, जो महिला उठाने वाले, अब तो वो वाला तो काम ही खत्म हो गया। लेकिन पहले तो ये नियम था कि जो लोअर में है वही लोग हर जगह की पूरी गंदगी उठा रहे हैं। ऐसी प्रथाओं को बंद होना है। ऐसी प्रथाएं अगर कहीं हैं तो वो सारी बंद होगी, हो गई भी। ये यहां समझना है कि सबके लिए जो गरिमापूर्ण और बंधुत्व मतलब सबसे प्रेम, भाईचारा, मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं। कि हमें नहीं जानते, हमारे बाप दादा के सामने तुम्हारे बाप दादा बहुत छोटे आदमी थे, बोलने वाले भूल देते हैं। इससे बचिए। आपके यहां सबका सम्मान हुआ है, लेकिन जब आपके यहां वर्ण व्यवस्था इतनी इतनी कठोर हो गई तो भारत कई सौ साल गुलाम रहा। इसी आपकी वर्ण व्यवस्था के कारण, इसी आपके एकता न होने के कारण। यह समझना पड़ेगा कि आपको बंधुत्व को बढ़ावा देना, ये यहां पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक आदर्श विज्ञान, एक मानक के रूप में, कि आदर्श का निर्धारण का मानक क्या होगा? मानक ये होगा। और क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता बड़ी महत्व, उसे अखंड बना के रखना है। जैसा आपको मिला है वैसा ही देना है पीढ़ियों। ये सारे के सारे मानक है, आदर्श के निर्धारण के मानक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया सबको? बोलो सारे लोग।
अभी अब आप थोड़ा थोड़ा जो लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ रहा हो, अभी तक आप केवल सुन रहे थे, अब आप लिख भी रहे हैं, तो आपको ये समझ में आया कि हाँ, ये हम किस तरीके से देखें। ठीक है, अगर आप देखें यहां पे अगली बात समझते हैं कि जो नैतिक नियम है, कोई भी नैतिक नियम है, उनका निर्धारण अगर होता है तो संस्कृति की उसमें भूमिका क्या हो। जैसे अभी आपने सुना संस्कृति की भूमिका, नैतिक नियमों के निर्धारण में वास्तव में जो हमारी संस्कृति उसकी भूमिका है, कितनी है, क्या है, उसे समझते। तो संस्कृति, अगला पॉइंट बनाइए, नैतिक नियमों के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका। नैतिक नियमों के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका, एक नया पॉइंट, नैतिक नियमों के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका। हाँ यार, शायद तो मैं भूल जाता हूं। एक प्रश्न लिखो तुम लोग, अच्छा चलो एक प्रश्न अभी लिखो, तब तक मैं चाय पीता हूं। एक प्रश्न लिखो। हाँ, कोई नहीं, उसको उसको छोड़ दो वहीं, एक जो पीछे वहां पे पेज घुमाओ और एक प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखो, नैतिकता के बिना जो समाज का विकास कठिन है। लिखो, नैतिकता के बिना समाज का विकास कठिन है, जो आगे लिखा है ना, उसी प्रश्न को लिखो 150 शब्द में। हाँ, नैतिकता के बिना समाज का विकास कठिन है, फटाफट लिखो। हाँ तो इसी को लिख दो, अभी फिर और दे देंगे, अभी लिखो। अच्छा, कॉफी याद दिलाया, कॉफी के बारे में याद दिला दिया। एक प्रश्न भी लिखने को मिल गया आपको। जिसको जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से लिखेगा, अपने दिमाग से, इससे आपकी मौलिकता चेक होगी, कुछ और नहीं होना है। आठ मिनट का समय है आपके पास, आप देख लो घड़ी, 8 मिनट में लिखना है। जिसका जितना हो जाए उतना ही पे वहीं छोड़ देना करो, से पता चल जाएगा कि आपको कितना रफ्तार है आपके पास।
अभी जितना दबाव महसूस हो रहा है ऐसे ही मेंस में होता है महसूस। अभी लग रहा है क्या ही हो गया, कौन सा प्रहार कर दिया हमने, क्या गलत कर दिया, सर ने लिखा दिया आज पहले दिन। क्या करें, यही तरीका है। अपने से बात करो, बोलो मत, किसी डिस्टर्ब मत करो। अब जितने जो बुद्धिजीवी हैं आप सभी लोग, उससे पता चलेगा जब आप लिखेंगे। हो गया टाइम? हाँ, 4 मिनट हो गए, मैं देख रहा हूँ घड़ी। अच्छा ठीक है, तो कितने मिनट, 1 मिनट और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 60 ही सेकंड तो बढ़ाना है तुम्हें। हाँ, मैंने तो 8 मिनट दे दिए, बोलो मत मुझसे, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर जीतना है तो ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, बस वहीं रोक दो, करो, बंद कर दो। जिसने जितना लिखा, कोई जिसने नहीं लिखा वो भी अच्छा, जिसने लिख लिया वो भी अच्छा, बहुत अच्छा। इससे ये पता चला कि आप कितने लिखने के हाँ हैं उसमें, इससे ये मुझे पता चल गया है। बाकी ठीक है, तो पता तो चलना ही चाहिए, जितना जल्दी पता चल जाए उतना ही बेहतर है। भाई डॉक्टर के लिए ये पता चलना चाहिए कि मरीज की स्थिति कैसी। डॉक्टर के सामने सब बता देना चाहिए, मास्टर के सामने, डॉक्टर के सामने, वकील के सामने सब बात बता देना चाहिए कि हमको ये दिक्कत है। अब देखिए इसमें क्या मामला है। आपने जो प्रश्न आपको दिया गया, अब जाइएगा आराम से घर से भी बैठ के लिखिए। ठीक, वैसे भी लिख नहीं पाए आप तो घर जाइएगा आराम से इसको देख समझ। हाँ हाँ ठीक है, बुद्धिजीवी हो तुम, घर जाना उसको लिख के आना। ठीक है, अब समझो, अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग, नैतिक नियमों के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका। उस पे आ जाओ, फटाफट समझो। कोई भी नैतिक नियम बनेंगे तो उसमें संस्कृति की भूमिका होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। जैसी आपकी संस्कृति वैसे ही आपके नैतिक नियम। अगर आपकी संस्कृति में बहुत जो महान मूल्यों को स्थान दिया गया तो नैतिक नियम भी उतने ही महान होंगे। जैसे यूरोप में अगर आप देखें तो वहां पर
जो समलैंगिक विवाह है उसको उसको मान्यता है, उसको स्वतंत्रता का दर्जा मिला हुआ है, उनकी उनकी संस्कृति का हिस्सा है, तो वो नैतिक नियम है। फिर भाई नैतिकता में उसको कोई विरोध नहीं माना जाएगा, उसको स्वतंत्रता का हिस्सा मान लेंगे। इसीलिए यहां पर यह बात हो रही है कि नैतिक नियमों के निर्धारण में जो संस्कृति की भूमिका, अब भारतीय संस्कृति अधिक मूल्यों को लेकर चल रही है, यूरोप की संस्कृति के पास जो मूल्य है उसमें केवल जो खुलापन ज्यादा है, क्योंकि बंधन वहां भी था, बंधन यहां भी, लेकिन एक सीमा के बाद बहुत सारे मूल्यों में नियंत्रण की भी जरूरत होती है। भाई जो संबंधों का दायरा यूरोप में है जिस तरीके से, वो भारत में नहीं। इसीलिए यह प्रश्न खड़ा हुआ कि नैतिक नियमों के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका क्या है। एक दो पॉइंट लिख लो फिर समझाऊंगा, ठीक है? इसमें लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, समाज में रहने वाले, समाज में रहने वाले लोगों के बीच संबंध के निर्धारण में, समाज में रहने वाले लोगों के बीच संबंध के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका होती है। संस्कृति की भूमिका होती है। अगला पॉइंट, नैतिक नियमों के निर्धारण में धर्म की भूमिका होती है। नैतिक नियमों के निर्धारण में धर्म की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, और धर्म संस्कृति का ही हिस्सा होता है, और धर्म संस्कृति का ही हिस्सा होता है। अगला पॉइंट, पश्चिम के समाज में, पश्चिम के समाज में, पश्चिम मतलब यूरोप, पश्चिम के समाज में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिम के समाज में स्वतंत्रता को, पश्चिम के समाज में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए वहां समलैंगिक विवाह को भी मान्यता है, इसलिए वहां समलैंगिक विवाह को भी मान्यता है। और उसे नैतिक माना जाता है, मान्यता है और उसे नैतिक भी माना जाता है। नैतिक भी माना जाता है, नैतिक, इथिकल, नैतिक भी माना जाता है। और वहीं भारत में समलैंगिक विवाह को अनैतिक स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट कि ग्रामीण समाज, अगला पॉइंट, ग्रामीण समाज और शहरी समाज, ग्रामीण समाज और शहरी समाज की नैतिकता में भी अंतर दिखाई देता है, जो उनकी संस्कृति के कारण होता है। ग्रामीण समाज और शहरी समाज में भी नैतिकता के नियमों में अंतर दिखाई देता है, जो उनकी संस्कृति के कारण होता है।
क्या समझे आप? अब एक एक करके समझो, ये पैरामीटर आपको लिखा दिए, अब खुद से समझो, दिमाग लगाओ कि क्या है इसमें। गांव गांव फिट चल रहा है, गांव में अगर एक काम उल्टा पुल्टा किया, गांव में बहुत पिटाई होती है। गांव में अगर कह दिया कि ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चलना है। शहर में लोग आते हैं इसीलिए, जब बच्चे आते हैं जो गांव से, उत्तर प्रदेश, बिहार से, राजस्थान से, और जो खूब पिछड़े पिछड़े, मान लो कि बहुत पिछड़ा समाज है, शहर में आते हैं तो यहाँ पे लग जाती हवा, चकाचौंध। चकाचौंध उनको आकर्षित करता है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि यहां कोई नियम नहीं है। यहां अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको, अच्छा ये भी करके देख लेते हैं, इसमें क्या मजा, ये भी करके देख लेते हैं। अब यहां पे जो गांव के लिए अनैतिक है वो यहां नैतिक है। ये तो बहुत, अगर आप मान लीजिए कि ऐसी कोई बात रखते हैं तो कहें अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वतंत्रता का विषय है। अब इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बात समझनी पड़ेगी कि गांव और शहर की नैतिकता में बड़ा अंतर है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो महानगरीय समाज है, वहां कोई परंपरा, कोई मान्यता जो दिखावट में बची है, अंदर से बची नहीं। नहीं, हायर क्लास में चले जाइए तो महिलाएं जो किटी पार्टी कर रही, ताश का पत्ता, सिगरेट और हल्का, कल बताई मैंने, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो फिर वो कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई समस्या नहीं। जो पुरुष भी उनके स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र हर तरीके से, इसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं, ये स्वीकार कर लिया है दोनों पार्टी। अब जो निचले पायदान पे आई है, वहां भी कुछ नहीं बचा है, एकदम निचले, जो सबसे ऊपर और सबसे निचले में कोई नियम की कोई कानून नहीं है। वहां सिगरेट है, वहां बीड़ी है, वहां गुटखा पान मसाला है। अरे ये भाई, ये मनोविज्ञान में बता रहा हूं, ये आप जाके देख लो ना, जो झुग्गी झोपड़ी, और यहाँ पे आप जाके एक बार सर्वे कर लो। जो ठीक है, जिसके पास है पैसा, उसी से संबंध चल रहे हैं लोगों की, बाकी तो किसी से कुछ नहीं चल रहा, और वहां कोई नियम नहीं है, ऊपर भी कोई नियम नहीं, क्योंकि वहां पैसा है, वहां पे पावर है, वहां वहां किसी के पास टाइम नहीं है। एक आपको कहानी सुना, रेमंड के मालिक हैं, उनका नाम है विजय सिंघानिया। 12,000 करोड़ की कंपनी बनाई अपनी, कितनी? 12,000 करोड़ की। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे, उन्होंने अपने जीवित रहते अपने बेटे को, जो उनका उनका वारिस था, उसके नाम पूरी संपत्ति कर, उस बेटे ने अपने मां बाप को अपने ही घर से निकाल दिया, मुंबई में। और वो व्यक्ति रोते हुए बोला कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जीते जी अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए। किराए के घर में रह रहे हैं, 2 BHK, 12,000 करोड़ के मालिक 2 BHK के कमरे में रहने अपनी पत्नी के साथ। इतना जल्दी आज के बच्चे रंग दिखा दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि मां बाप भी खतरे में। उन्होंने आपको पढ़ाया, इतना बड़ा किया, आप कल कुछ हो जाएं, आपके नाम सब कुछ कर दें, उनको लगे यार तो इतना तो कम से कम कर ही देगा ये स्थिति है समाज में। ऐसे लोग पैदल चल रहे हैं, जो उनकी अपनी गाड़ी उन्हीं के बेटे ने ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं एक्स जो MD हूं, जो रेमंड्स का, उसके लिए मुझको 8 लाख रुपए जो सैलरी दे दो। क्या बोर्ड ऑफ मेंबर्स तैयार नहीं है? 12,000 करोड़ की कंपनी के मालिक की यह स्थिति है, जिसको ये कहता उसी का लड़का कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मुंबई में 32 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई उस आदमी ने, JK बिल्डिंग, ड्यूप्लेक्स फ्लैट उसमें रहने के लिए बनाए थे, सब ले लिया। अब क्या बात करेंगे, क्या नैतिकता बची? हम एथिक्स, भाई एथिक्स तो पढ़ ही रहे हैं ना, वो पढ़ के भी कुछ ना करता। एथिक्स पढ़ने से नहीं आती, मैंने पहले दिन क्लास में आपको बताई थी। ये महान लोगों को जब आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, डॉक्टर कलाम को, बड़े लोगों को, उनके जीवन से आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति भवन से वो आदमी निकला तो एक पुस्तक लेके निकला,
आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे लोग भी इसी भारत में रहे। तो यहां यही बात रखी जा रही है कि समाज के जो नियम हैं वो उस स्थान से भी उत्प्रेरित होंगे जहां पे वो नियम बन रहे हैं। शहर के नियम अलग बना रखे लोगों ने और अंडरस्टूड कर रखा है, हाँ, न तू बोलेगा न तू बोलेगा, किसी को कोई बताएगा नहीं, सब सही चल रहा। गांव में नहीं है। गांव के लोग अब तो वहां भी गड़बड़ कर दिया, चूंकि शहर के लोग जाते हैं गांव, तो गड़बड़ तो वहां भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी गांव में शहरों की तुलना में नैतिकता बची हुई है। अभी भी लोग वहां पे बेचारे बहुत सीधे टाइप के हैं, वहां पे ज्यादा तिकड़म नहीं करते इधर उधर। मैं तो राजस्थान में खूब घूमा हूं, वहां पे लोग आज भी अपने समाज, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। कपड़े पहनने से में भी कोई वो परहेज नहीं करते, चाहे लड़के हो या लड़के, मतलब वहां पे लोगों को अपने ट्रेडिशन से प्यार है, जबरदस्ती नहीं है वो। अब ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति से जुड़ के नैतिक भी बन सकते हैं, और जितना हम अपनी संस्कृति से भागेंगे उतने ही अनैतिक भी होते चले जाएंगे। छोड़ दीजिए संस्कृति, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, फिर एक दिन मर जाइए कुत्ते की मौत। अरे ये भी होगा भाई, आपने सबको छोड़ दिया, फिर आपको कौन पूछेगा? इसी को तो कहते हैं सबसे खराब मौत होती है कुत्ते की। लोग कहते हैं उसकी मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना सबसे खराब। उसको पता ही नहीं ना एक्सीडेंट कब हो जाएगा। और जिसकी इच्छाएं एकदम ये है कि कुछ भी कर लेना है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर उसके जीवन में कुछ नहीं, वो इच्छाओं के अधीन है पूरी तरह से। नीति शास्त्र उसी को कंट्रोल करने की बात करती है, भाई कंट्रोल होता है कंट्रोल। रुको थोड़ा, रुकिए, इच्छाएं सबके पास है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होगा जो अपनी इच्छाओं का प्रबंधन करेगा। तो सब चीज है, लेकिन प्रबंधन चाहिए इसमें। तो यहां अगर आप देखें तो जो यूरोपीय संस्कृति, वहां स्वतंत्रता का बड़ा मूल्य है, भारतीय संस्कृति में भी है, लेकिन वहां पे स्वतंत्रता कभी कभी नेचुरल प्रोसेस से भी आगे निकल गई, अलग ही तरीके की स्वतंत्रता है वहां, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए उसी वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास ये भी संबंध अभी आ गया है, जो लिव इन रिलेशनशिप, इस पे चर्चा हो रही है और लगातार जो प्रश्न भी बनते हैं इस पे। अब इसका औचित्य क्या सिद्ध करोगे कि दो व्यक्ति सहमति से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, ठीक तो है, लेकिन बाद में समस्या अगर वो जब आगे जाके जब विवाह करेंगे किसी और से, फिर क्या होगा? क्योंकि दोनों ये बात नहीं बताएंगे, और ये समस्या एक बड़े नैतिक संकट को पैदा करेगी, दुविधा, और जो संबंध में आप फिर जाएंगे वो भी संबंध टूटेंगे, क्योंकि आपको छोड़ने की आदत पड़ी हुई है। तो आदत का ही तो खेल है सारा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? आप लोग इतने समझदार हो गए हैं कि ये आपके सामने इस तरह की चीजें आए तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए बात। ये चीज भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, एथिक्स और नैतिकता, नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या होता है? नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर होता है? नीति शास्त्र जो है वो समाज के विकास को प्रमोट करता है। नीति शास्त्र समाज के विकास को प्रमोट करता है। नीति शास्त्र से अच्छे नेता पैदा होते, नीति शास्त्र से अच्छे प्रशासक पैदा होते, क्योंकि समाज वो प्रेरणा करता है कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। तुमने देखा नहीं उनको, पैदल चलते थे इतने दिन, तो क्या हम नहीं बन सकते? तो अन्ना हजारे बन गए, बने ही लोग। ये समझना पड़ेगा, अच्छे प्रशासक, अच्छे नेता, अच्छा समाज, और सबके लिए समाज के विकास को प्रमोट करता है नीति शास्त्र। हम नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा
कि नीति शास्त्र बेसिकली समाज के प्रमोशन की बात करता है कि समाज बेहतर रहे, स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो समाज को, और समाज को तमाम बीमारियां घेरे हुई है। एक बीमारी हो तो बात की जाए, तमाम तरह की बीमारियां पकड़ रखी हैं समाज में। आज की युवा पहले की युवा में बड़ा अंतर है। पहले ऋग्वेद के मंत्र भी लड़कियां लिख देती थी, वे पुरुष भी ठीक थे। आज सबके साथ दिक्कत चल रही है। असर ही ये इतना ज्यादा है कि उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमसे कुछ मौलिक क्यों नहीं हो पाएगा। भाई उसके लिए चाहिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहराव चाहिए, फिर सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करने में कोई समस्या नहीं है कुछ भी। लेकिन यह है कि समय से पहले अगर आपने कोई काम किया तो उसके भुगतान के लिए भी तैयार रहिए। यह अकाउंट है बैंक का, आपने पैसा निकाल लिया तो खाली है अकाउंट, कुछ है नहीं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब पैसा निकालने का प्रयास करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? ऊपर चली गई? आ रही ना समझ में? ये है, इसीलिए जो बड़े लोगों ने कहा कि पहले जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, ये एजुकेशन के लिए बनाया ही गया था नियम, लेकिन अब सब खत्म हो गया। हम यूरोप को देख रहे हैं, वहां क्या चल रहा है, वहां के लोग कैसा कपड़ा पहनते, हम भी वैसा पहने। वहां के लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो मिट्टी में गिर गए, वो तो लौट रहे हैं वहां पे पी के, हम भी लौटेंगे, लौट ही रहे हैं शहर में, देखो लोग। हमारे लिए हमने मानक ही गलत लोगों का बना लिया। हमारा मानक उनसे बहुत ऊपर था, हमने अपने मानकों को बहुत नीचे रख दिया, इसलिए आज हम यहां पहुंच गए। और भारतीय संस्कृति की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय संस्कृति बहुत इनरिच, बहुत अच्छी है। यहां जितनी मर्यादा परिवार की, लोगों की, संबंधों की रखी गई है, उतना कहीं नहीं रखी गई। भाई को कैसा होना चाहिए, बहन को कैसा होना चाहिए, और अगर जो बहन खराब हो गई तो वो हर चीज खत्म करा देगी। देखो सुपनखा, रावण को मरवाने का मेन कारण तो सुपनखा है। रावण ने कहा कि जैसे हम विचरण करते हैं वैसे तुम भी करो। रावण ने ही उसके पति को मारा था, और जब मार दिया तो ये बोला कि कोई बात नहीं, हम तो राक्षस कुल के हैं, हम लोग तो तमाम विवाह कर लेते, तुम 2-4 रखो, कोई दिक्कत थोड़ो नहीं। ये समस्या है। इसी विचरण के ही चक्कर में वो पहुंची राम के पास, फिर नाक कान कट गए, तो फिर वही दिक्कत आती है। यह समझना पड़ेगा कि आपकी संस्कृति में यह दिखाया गया है कि अगर आप एकनिष्ठ हैं, अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम में हैं, तो फिर आपसे बहुत सारी चीजें जो गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये झेल पाना, ये संभाल पाना, ये आसान क्या है? अरे ये हुए थे राम, हम थोड़ा राम बन पाएंगे। लड़कियां कहती हमको सीता थोड़ा बनना है, हमको गीता बनना है। बनो गीता, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बाद में पता चलेगा कि जो बुद्धू घर को आए वापस। इसीलिए बहुत समझदारी से जीने का इस समय है टाइम। मूर्खता करने की जरूरत नहीं। जो काम करने आए पहले वो कर लिए, फिर वो सब भी करते रहिए बीच बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा उतरिए मत। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। तो डूबने की अगर तैयारी हो तो उतर जाइए, बचना चाहते हो तो बच जाइए अभी। तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो समाज के विकास को प्रमोट करता है नीति शास्त्र, कैसे प्रशासकों को बनाता है नीति शास्त्र। अब समझिए नैतिकता क्या होती भाई? मोरलिटी, मोरल, मुझको नैतिक बनना है। जैसे इसने कहा मुझे नैतिक बनना है। नैतिकता का मामला जो है व्यक्तिगत है। ये क्या मुझे नहीं नैतिक बनना सर, आप क्यों हमारे चक्कर में पड़े, मैं नहीं बनूंगा नैतिक, तो कोई दंड नहीं मिलेगा इसके लिए। नैतिकता व्यक्तिगत है, इसका डायमेंशन खुद के ऊपर है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे बहुत गुरु देखे हैं, बहुत, अरे सब देखते रहते हैं। हम, हमारे सामने कौन है? हम खलीफा है, जो तुर्की के खलीफा के बाद नंबर 2 स्थान हमारा है।
तो फिर क्या समस्या होगी? उसके लिए कोई दंड नहीं मिलेगा। अब जो नैतिकता में ही बात आती है, अच्छे पति, अच्छे पत्नी, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे भाई, अच्छी बहन, ये सब नैतिकता में। इस समय लोग कह रहे कुछ अच्छा नहीं बनना है, सबको खराब बनना है। अच्छे पिता की परिभाषा बनने के लिए क्या होगा कि अपने पुत्र के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसका विकास उसको भी नैतिक बनाना पड़ेगा। अच्छी मां, मतलब आपके लिए अच्छा क्या है? अभी तो आप जब मान लीजिए आगे जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद की स्थितियां क्या हो? अच्छी मां बनना अपने आप में बड़ी समस्या भाई। अच्छे पिता बनने की, क्योंकि मैं अच्छा पिता हूं या नहीं हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब जो बच्चे होते हैं तो फिर उनके सामने आपकी बात रखी जाएगी। आप आदर्श कैसे बन पाएंगे? आप गलत कर रहे हैं, रात दिन सिगरेट पी रहे हैं, अब बच्चे कह रहे हैं बेटा बदमाशी नहीं, गलत काम नहीं। अब वो बचपन से देख रहा है, उसके बाद जैसे ही 8-9 साल का हुआ उसने जलाया, फूक लिया। आप नैतिकता की परिभाषा तब तक उसे नहीं दे सकते जब तक आप खुद नैतिक नहीं। गलत चीज को आप करके ये कह दे कि नहीं बेटा तुम अच्छे बने रहना, ये संभव नहीं। तो यहां अगर आप देखें, नैतिकता का मतलब क्या है? नीति से। अच्छा, नैतिकता को भी अगर आप देखें तो मोरलिटी का मतलब भी रीति रिवाज होता है और इथिक्स का मतलब भी रीति रिवाज होता है। दोनों ही रीति रिवाज है, लेकिन एक का पैरामीटर बहुत बड़ा है और एक का पैरामीटर बहुत छोटा है, व्यक्तिगत है। अगर कोई नैतिकता का उल्लंघन करे तो क्या होगा? हादसा हो जाएगा। हादसा क्या? जैसा जो विजय पथ जो सिंघानिया के साथ, इसको हादसा कहते हैं। हम लोग तो हंस रहे, वो रो रहे हैं। वीडियो है उसकी, उनकी क्लिप, अब जाके देख लेना यूट्यूब। और उन्होंने रोते हुए कहा कि अब तो 2-3 साल का जीवन है, ऐसे ही काट लेंगे, मर जाएंगे तो क्या है। जिस कंपनी ने इतना बड़ा कारोबार किया और रेमंड हर आदमी पहनना चाहता है, उसको बनाने वाला आदमी आखिरी समय ये कह रहा है कि मेरे हाथ कुछ नहीं है। ये है, अच्छे पिता नहीं बन पाए। अच्छी कंपनी तो बना ले गए, लेकिन अच्छे पिता के रूप में जो जो शिक्षा देनी चाहिए थी अपने पुत्र को, वो शिक्षा देने में कहीं ना कहीं असफल। अच्छी शिक्षा बहुत बड़ी बात होती है। पिता माता की जो मार पीट होती है, जो बच्चों को पिटाई करते हैं, वो भी सीख। माता जब भी किसी की पिटाई करती है तो हाथ रोक रोक के मारती, बहुत तेज नहीं मारती। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि माँ, मतलब बहुत सारी माताओं से पूछा है कि जब मारती हो तो किस तरीके से, कि मारते हैं तो हाथ थोड़ा हल्का कर लेते हैं कि ज्यादा ना लगे। पिता मारता है ना तो वो हल्का हल्का नहीं करता, वो फिर पीट देता है कायदे से। लेकिन माँ जब मारती है, चाहे अपने जो बेटे को बेटी को, तो वो उस समय भी, मारते समय भी इतना ही उसको ध्यान रहता है कि ज्यादा कस के ना लग जाए। अब यही समस्या है कि नैतिकता जो है ये व्यक्तिगत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अच्छा अब कोई अच्छा पति, उसकी जो पत्नी ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन चला जाएगा। ऐसा हुआ है, बहुत सारे केस हैं, इस पे पूरी केस स्टडी है। एक मुन्नू भैया थे कानपुर के। अब मुन्नू भैया ने शादी कर लिया, एक महिला थी, अब वो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती, प्रेम था, शादी कर ली। मुन्नू भैया सामान्य नौकरी, एमबीए किए थे, किसी तरह से जोड़ तोड़, एक मोटरसाइकिल रखे थे, 25,000 रुपये तनख्वाह थी। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में थी, अब अच्छी पढ़ाई लिखाई भी थी, अब उनका आने जाने का काम लेट था, हो ही जाता है। आप ये समझ लीजिए कि आप अपने परिस्थितियों के अनुसार चलेंगे। मार्क्स कहता है कि परिस्थितियां व्यक्ति का निर्धारण करती हैं, ये बिल्कुल सही बात। आपकी परिस्थिति बार बार ऐसी है, एक ही जैसी परिस्थिति है, तो आप एक समय के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो सब सही है। अब धीरे धीरे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में थी, अब उनका समय ही नहीं मैच करता था। वो बेचारे आ जाते थे 6 बजे अपने ऑफिस में मोटरसाइकिल लगा के, जो रोटी वोटी बना के खाना वाना तैयार करते थे।
और जो मैडम थी वो 2 बजे आती थी। कई दिन हुआ, फिर हादसा हो गया, मैडम चली गई इटली, मुझे वहां प्रोजेक्ट मिल गया। और जो व्यक्ति उनसे जुड़ा था उसकी हालत खराब हो गई, वो डिप्रेशन चला गया, अभी उनका इलाज चल रहा है। ये क्या है? हादसा है। ये हमने आपको एक केस स्टडी से समझा। ये क्या है? हादसा। व्यक्तिगत संबंधों में अगर किसी के साथ किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, लोग छोड़ के चले जाते हैं किसी को, ये या किसी और के साथ किसी के कोई संबंध है, फिर उससे क्या हो जाएगा? ये हादसा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये थिंग्स पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खुलना चाहिए कि हादसा नहीं किसी के लिए पैदा कर देना है। हादसा पैदा कर अपने साथ भी होगा, आगे आपके साथ होगा। आपने हादसा पैदा किया, फिर आगे गए आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का एक निश्चित नियम है, जैसा किया है वैसा ही भरना पड़ेगा। जो विजय पथ सिंघानिया की पत्नी, जो उनकी माँ है, जिस जो लड़का है, अब उसका नाम नहीं आता रहा मुझे, जैसे उन्होंने अपने अपने माता पिता को निकाला, वैसे उनकी पत्नी ने उनसे जो तलाक की बात कर दी। मतलब जो विजय पथ सिंघानिया का बेटा है, जिसके हाथ में 12,000 करोड़ की कंपनी है, उसकी खुद की पत्नी ने तलाक के लिए बोल दिया कि हमको तलाक चाहिए, और उसमें भी 75% शेयर चाहिए रेमंड्स के। तो सही आप बच नहीं सकते, नियम है, घुमा फिरा के आपको पलट देगा। फिर क्या करेंगे? बस हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा। और यहां पर जो संबंधों में हादसा हो, लेकिन अगर समाज में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आपदा आ जाएगी, पूरा समाज तहस नहस हो जाएगा। आपदा, वहां हादसा, यहां आपदा। नीति शास्त्र का अगर उल्लंघन होगा तो आपदा आ जाएगी समाज में, और नैतिकता का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? हादसा। तो हादसे से बचना पड़ेगा। एक प्रश्न आपके सामने, पागल व्यक्ति का कर्म है और एक जो स्वस्थ व्यक्ति का कर्म, किसके कर्मों का मूल्यांकन नैतिकता करती है? पागल व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करेगी कि नहीं करेगी? ठीक। यदि आप कोई कार चला रहे हैं और आपकी कार का ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद दुर्घटना हो गई, तो फिर क्या होगा? ड्राइवर नैतिक है या अनैतिक? ये यहां पे ये बात समझनी होगी कि अगर कोई काम जानबूझ के नहीं किया गया, उसका जो ब्रेक ही फेल हो गया, तो हम उसको उसके लिए दोष नहीं दे सकते। इसीलिए अगर आप देखें, एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत जमानत मिलती है, देखा है ना आपने? डीएल होना चाहिए, क्यों? तुरंत जमानत है, हाथों हाथ, कुछ भी हो जाए। ये यहां समझनी पड़ेगी कि हम किसी भी कर्म का मूल्यांकन तब करेंगे जब व्यक्ति ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किया गया काम हम नैतिकता के नियमों से कसेंगे। अगर व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं है, उसकी अनैच्छिक क्रियाओं पे ही नियंत्रण नहीं है, वो कभी हंसने लग रहा है, कभी बोलने लग रहा है, कभी नाचने लग रहा है, कभी वो जो जूता पहन ले रहा है, और उसने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, उसको हम जेल में डाल देंगे? नहीं डाल देंगे। उसका नियंत्रण ही नहीं है ना। आप में और हम लोगों में यही चीज ठीक है कि एक नट अभी हमारा ठीक चल रहा है, कसा हुआ है, वो नट अगर थोड़ा सा जो खुल जाए या गिर जाए, बस पागल। पागल हो गए, वो भी हादसे से ही आता है पागलपन भी। हादसा अगर अगर ज्यादा गहरा हो गया तो पागलपन भी आ जाएगा। तेरे नाम मूवी देखी है? उसमें यही हुआ था, बहुत अच्छी हादसे पे मूवी है, पूरा जीवन ही बदल गया उस आदमी। तो हादसा, ये चीज समझनी पड़े, बहुत बड़ा। और बस थक गए? चलो अच्छा, कोई आज के लिए इतना ही, तो रुकते हैं।
कल इसके आगे चर्चा होगी। ऐसे ही लिखते पढ़ते थोड़ा समझते चलेंगे।